नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज आपके लिए यहां पर घटना चक्र, जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट घटना चक्र है 2023 का, उसकी सीरीज लेकर आया हूं। और ये सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। और इसमें जितने भी अभी तक बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस में जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं, आईएएस में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस, यानी कि सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उस पर बात करेंगे। अभी मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1990 से लेकर जनवरी 2023 तक के जितने भी अपडेट या प्रश्न पत्र हुए हैं वो सभी शामिल हैं। तो पहले इसका सिलेबस देखेंगे, क्या सिलेबस है। सिलेबस में देखेंगे, इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं। 11 चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है पर्यावरण और सतत विकास यानी कि एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जलवायु परिवर्तन यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एनवायरमेंट, क्या बोलेंगे इसको, क्लाइमेट चेंज। ओजोन परत क्षरण, ठीक है ना, डिप्लीशन ऑफ ओजोन परत, इसके बारे में है। वन्य और वन्य जीव, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद है 7वें नंबर पर अभ्यारण्य या जैव मंडल रिजर्व जिनको बोलते हैं आप, बायोस्फीयर रिजर्व इसको बोलते हैं, यानी कि ये हो गया। 8वें नंबर पर आप देखेंगे अल्टरनेट एनर्जी अर्थात वैकल्पिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं इस पर बात करेंगे। अगला है 9वां प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। 10वां है जल संरक्षण यानी कि आपका हो जाएगा वाटर, जो भी कंजर्वेशन है उसके संदर्भ में। और जो इसमें लास्ट में हो गया आपका विविध। तो प्यारे दोस्तों, पहला जो चैप्टर है हम इस पर बात कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है सतत विकास। ठीक है जी, पर्यावरण और सतत विकास आखिर ये क्या है, इसके बारे में बात किया गया। तो सबसे पहले प्रश्न, पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पर देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए, क्या है, पर्यावरण से अभिप्राय है। दोस्तों, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, प्रश्न ये है। ए ऑप्शन ए में दे रखा है भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी में दे रखा उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। उसके बाद है सी में जैविक, भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, पर्यावरण। और डी में दे रखा सभी। तो इसमें क्या होगा, इसमें आंसर होगा डी। एक्चुअली पर्यावरण क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, जो हमें, जो किसी भी जीव जंतु को हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और इसमें जैविक तत्व भी होते हैं, अजैविक तत्व भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एनवायरनमेंट है, तो इस एनवायरनमेंट में क्या आ रहा है भाई, जलमंडल भी आ रहा है इसमें। ठीक है, जलमंडल में जैसे आप हमारे आसपास नदी हैं, झील हैं, सागर हैं, ये सब कुछ है। स्थल मंडल भी आ रहा है जिसमें आप देखेंगे पर्वत, मैदान और मरुस्थल, ये भी है। ठीक है जी, वायुमंडल भी है जिसमें आपका ट्रोपोस्फेयर देखेंगे, समताप मंडल देखेंगे, ये देखेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे जैव मंडल, तो पेड़ पौधे और जंतु भी आपके आसपास चारों तरफ देख रहे होंगे, एयर भी देख रहे होंगे, वायुमंडल। तो इसको सबको मिलाकर क्या है दोस्तों, इसको सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट, यानी कि आपका क्या है, पर्यावरण है। अब पर्यावरण में दोस्तों क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर देखिए आप। पर्यावरण के 3 संघटक होते हैं। एक होते हैं भौतिक तत्व। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक तत्व को क्या है भी, इसको भी एक डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए। इस डायग्राम को समझिए, ये वाला डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम देखेंगे तो देखो, पर्यावरण के जो संघटक है वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं भाई आपके भौतिक संगठन। जैसे भौतिक में क्या क्या आती हैं, स्थल आ गया, वायु आ गई, जल आ गया। ठीक है जी। जैविक में क्या गया, जैसे आपके पादप है, मनुष्य है, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव है, ये सभी आते हैं। सांस्कृतिक में क्या आते हैं भाई, सांस्कृतिक संगठन देख लीजिए, जो मानव निर्मित गतिविधियाँ होती हैं, जैसे मान लो नैतिकता हो गया, धर्म हो गया, आचरण हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं।
अच्छा, इसमें जो भिन्नताएं पाई जाती हैं किस वजह से पाई जाती हैं, तो आप देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसकी वजह से, मृदा के प्रकार बहुत सारे हैं, कई प्रकार की मृदा, स्थल आकृतियों में जो अंतर है इसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कारक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे कारक होते हैं जो पर्यावरण में क्या होते हैं, संसाधन के रूप में काम करते हैं। एक होते हैं जो कि पर्यावरण को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है जी। इसके स्तर की बात करें, एक होता है लघु स्तर, जैसे मान लो जीव और पर्यावरण स्तर पर, ठीक है जी, और एक होता है वृक्ष का पर्यावरण, यानी कि वृद्धि स्तर पर होता है। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। धीरे भौतिक और जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित किया जाता है, तो याद रखना। अब इसमें देखा होगा अभी क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है, तो बताइए भाई पर्यावरण किससे बनता है। ऑप्शन दे रखा है, जैविक घटकों से बनता है, अजैविक घटकों से बनता है, भूआकृतिक घटकों से बनता है, या सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी, डी होगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें जैविक भी आते हैं, जल, ठीक। देखो जैविक में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे मान लो पौधा हो गया, है ना, जीव जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव आ गए। अजैविक में जैसे मैंने अभी बताया था, इसमें सारे के सारे आएगा, जल आएगा, मृदा आएगा, है ना, ये सारी की सारी अजैविक है, ये इसमें सभी चीजें आएंगी। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 3 जो कि इससे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस पिछला ही सन 2020 में पूछा था। लिखा हुआ, सामान्यतः पर्यावरण को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, इनमें से कौन सा इसका अंश नहीं है, वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो देखेंगे भाई, भौतिक पर्यावरण होता है, जैविक पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है, लेकिन परिचालक पर्यावरण नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ए क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न, अब आ गया भाई धारणीय विकास या सतत विकास, इससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, इनको हम देखेंगे। पहले आप धारणीय जो विकास होता है, आखिर किसको धारणीय विकास कहते हो, देखो ध्यान से सुनेंगे। धारणीय विकास जो होता है ना दोस्त, धारणीय विकास का मतलब है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में इसको धारणीय विकास बोलते हैं, टिकाऊ विकास बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं, ठीक है, कई नाम है इसके। तो होता क्या है भाई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है दोस्तों एक लंबे समय तक चलने वाला विकास, अर्थात दोस्तों एक ऐसा विकास जो हम आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर करते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि वर्तमान जो पीढ़ी है वो प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार यूज करे कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ उठा सकें। क्लियर है, ये आपको याद रखना है कि आने वाली पीढ़ियां भी, जैसे मान लो प्राकृतिक संसाधन कौन से, कोयला हो गया, मैंने बताया, पेट्रोलियम हो गया, जल हो गया, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और दोस्तों नेचुरल रिसोर्स आपको पता है कि एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये इन पर आपका ही अधिकार नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का भी अधिकार है। इसीलिए आपको कई बार बोलते हैं कि आप देखेंगे हमेशा जल बचाइए, ठीक है, अगर आप कमरे में नहीं है तो लाइट क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, तो आपने देखा होगा। खैर, इसी से रिलेटेड भाई प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखेंगे जरा क्या क्या प्रश्न है, कब इसके बारे में बात किया गया, क्या है क्या नहीं है, ये सारे प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 कथन और कारण का प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए हैं कथन और कारण, उसके बारे में कथन में दे रखा है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल है भाई, मानव कल्याण का समान तभी हो पाएगा जब सतत विकास हो, क्योंकि मान लो हम औद्योगिक विकास करने लगे, ठीक है, और अंधाधुंध पेड़ों को काटने लगे, कंपनियां लगाएंगे, पेड़ काटेंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या करेंगी, प्रदूषण करेंगी, तो ये सतत विकास नहीं है, समाज का कल्याण इससे नहीं होगा। इसका कारण बता रखा है अभी, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं का पूरा करे। तो मैंने बताया अभी, भविष्य की जो पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रखना है प्यारे दोस्त, और तब विकास करना है। तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए। ठीक है जी दोस्तों, आपको इसका याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, मैंने बता दिया है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 आ जाइए भाई, प्रश्न नंबर 2 पूछा हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण है।
वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि उपरांत धारणीय विकास तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा प्रारंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था, उस प्रतिवेदन का नाम क्या था, तो उस रिपोर्ट को तो ये बताया भाई 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो सम्मेलन चला था वहाँ पर। तो यहाँ पर बता रखा है उस रिपोर्ट का नाम था दोस्तों आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। देखो 2020 में पीसीएस में पूछा हुआ है और आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। खैर हम आगे देख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर आपका 3 देखेंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। इसकी देखो क्रोनोलॉजी है, आपको ये भी याद रखना है। बोला है कि भाई काला क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करिए। तो रियो सबसे पहले दे रखा है, रियो सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन। तो भाई रियो शिखर सम्मेलन हुआ था, आपको याद रखना है, ये हुआ था आपका 1992। इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी समिट। आगे भी देखेंगे हम। ब्रटलैंड रिपोर्ट जो आई थी दोस्तों वो ये आई थी, आपको ये भी याद रखना है, ये आई थी 1987 और इसी को बोलते हैं अवर कॉमन फ्यूचर, बताया ना मैंने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया दोस्तों, ये आपका आया था 1989 में। ठीक है जी। और आप देखेंगे लिमिट टू द ग्रोथ जो रिपोर्ट थी वो कब प्रकाशित हुई, ये प्रकाशित हुई थी आपकी 19, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरफ, 1972। ठीक है जी, 72 लिख लीजिए, अभी देख लीजिए, अब आप बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले क्या करना है हमको, घटते हुए क्रम, यानी क्या करना है, सबसे पहले कौन सा आया फिर उसके बाद कौन सा आया। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, तो 4 आना चाहिए भाई सबसे पहले। तो इसका मतलब ये तो हट गया यहाँ से पहले ही। तो 4 के बाद कौन सा आना चाहिए, यानी कि 1972 के बाद कौन सा आया, तो 87 आया ना। तो इसका मतलब क्या है, दूसरा आना चाहिए। तो 4 के बाद दूसरा भाई यहाँ पर है ये। ठीक है, 4 के बाद दूसरा हुआ, फिर आपका तीसरा हुआ और फिर पहला हुआ। महत्वपूर्ण है ये, आपका प्रश्न याद रखना, पूछा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर, देखेंगे आप देख भी सकते हैं इसको, ये रहा। ठीक है, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, 72 में। ठीक है, ब्रटलैंड रिपोर्ट 87 और आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, जो कि आपका मैंने बताया ओजोन से संबंधित है, ये आगे हम पढ़ेंगे भी इनके बारे में। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ 1992 में। ठीक है जी, अभी आगे पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हो गया था, हाँ चौथा प्रश्न देखेंगे। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में, ठीक है, अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो बताइए भी, भौतिक संसाधनों के संदर्भ में, या फिर भौतिक संसाधन के संदर्भ में, या प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में, या आपका औद्योगिक संसाधन, या फिर सामाजिक संसाधन। मेरे प्यारे दोस्त, ये है प्राकृतिक संसाधन। जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं हम उनका क्या करें, उस प्रकार से यूज करें ताकि वो आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। यही तो है। ठीक है जी, उसके बाद देखेंगे 5वां प्रश्न देखेंगे। सतत विकास के लिए आवश्यक है, बताइए क्या आवश्यक है भाई। सतत विकास के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 क्या है, सतत विकास के लिए जरूरी है जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनको बचाया जाए, ये जरूरी है क्या सतत विकास के लिए। पर्यावरण का क्या करना, पर्यावरण का निरोध करना और नियंत्रण करना, ये जरूरी है। अच्छा जी, उसके बाद सी में देखो दे रखा निर्धनता को घटाना, क्या ये जरूरी है। और डी में दे रखा है उपयुक्त सभी जरूरी हैं। अगर सतत विकास करना है तो भाई सभी लोगों का विकास होना चाहिए। सतत विकास का मतलब है सभी लोगों का। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सतत विकास में सारी चीजें आएंगी। पर्यावरण का संरक्षण भी करना चाहिए, एनवायरमेंट का, ठीक है, प्रदूषण को भी कंट्रोल करना है और निर्धनता को भी कम करना है। तो सभी इसका आंसर होगा। खैर ये हमने देख लिया है भाई। उसके बाद है प्रकृति में कार्बन चक्र। देखो भाई, अब ये क्या है, कार्बन चक्र और जल चक्र। कार्बन चक्र का मतलब है, जैसे मान लो प्रत्येक जो जितनी भी जीवित चीजें हैं या फिर जो है आपके अजैविक चीजें भी हैं, उनमें अधिकांश बहुत सारी चीजें हैं कि ज्यादातर चीजों में क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। वो क्या है, उसका सर्कल होता है कि पहले, ठीक है, पूरा का पूरा जो कार्बन चक्र है, कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पहले किस में चला जाता है, एनवायरमेंट में चला जाता है। ठीक है जी, एटमॉस्फेयर वायुमंडल में, फिर से किस प्रकार से पेड़ों में आता है, ठीक है, किस प्रकार से वो जीव जंतुओं में आता है। तो ये एक सर्कल चलता रहा है। इसी प्रकार का जल, जैसे मान लो पहले क्या होता है, जल
या तो देखो आपका पता है कि भाई जल कहाँ पर मिलता है, सतह पर मिलता है या झीलों में, ठीक है, ये सतह पर मिलता है और भूमि के नीचे मिलता है। तो ये जल क्या होता है, इसका आप देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन होता है, पेड़ों द्वारा भी होता है, ठीक है। और इसका फिर क्या होता है, ये इससे आपका वाष्पोत्सर्जन, तो इससे क्या होगा, बादलों का निर्माण होता है, और बादलों का निर्माण फिर से क्या होती है, वर्षा होती है। वर्षा के बाद वो फिर से नीचे आता है। तो ये सर्कल चलता रहता है। इसी को इनको दो बोलते हैं, एक तो होता है प्रकृति में कार्बन चक्र, एक होता है जल चक्र। तो देखो भाई, जल चक्र और कार्बन चक्र के बारे में बात करेंगे। पहले देखो यहाँ पर बता रखा है भाई, पहले दिखा रखा है ये नीचे प्रकृति में कार्बन चक्र कैसे होता है। तो मैंने बताया प्रत्येक जो भी जीव है सभी में क्या है दोस्तों, कार्बन है, कार्बन यौगिक मिलते हैं। तो देखो कैसे कैसे ये होता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इधर देखेंगे आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे भाई, जो यहाँ पर देखो पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या करते हैं भाई, वो ग्रहण करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, नहीं करते, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस तरफ देखेंगे आप, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये वायुमंडल में चला जाता है, बाद में कैसे जाता है, ये जीव जंतु लेते हैं कार्बन, मैंने बताया जीव जंतुओं में भी क्या होते हैं, कार्बन यौगिक होते हैं। और फिर से यहाँ से जो कार्बन यौगिक होते हैं वो श्वसन और विघटन के माध्यम से किस में चले जाते हैं, ऑक्सीजन, किस में, क्योंकि जो जैसे मान लो जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये बात समझ रहे हो। तो रिलीज करते हैं तो वो क्या हो गया, श्वसन और विघटन, इसके माध्यम से फिर से वो वायुमंडल में चला गया, तो फिर से यहाँ पे आ गया। ये सर्कल चलता है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार ये पूरा का पूरा सर्कल है। इसी प्रकार यहाँ पे नीचे भी दिखा रखा है, जैसे मान लो कार्बन भी या और भी चीज़ों में मिलता है, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से समझा रखा है कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए कार्बनिक पदार्थ है या यौगिक है, ठीक है, जिन जंतुओं में आया, ठीक है, फिर इसके माध्यम से जैसे मान लो कि आप जीव जंतुओं को बहुत लंबे समय तक जब दबे रहेंगे तो उससे क्या बन जाता है, आपको पता है पेट्रोलियम बन जाता है, या बहुत लंबे समय तक बने दबे रहते हैं ये, तो क्या होता है, पादप, तो कोयले में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी, ये अकार्बनिक उसमें बदल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या चलता है, कार्बन चक्र चलता है प्यारे दोस्त, इसको आपको याद रखना है। इस तरफ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मूल रूप से किस में मिलता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कार्बन मूल रूप से किस में मिलता है, ग्रेफाइट और हीरा में मिलता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे भाई, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, किस किस से कार्बन मिलता है पृथ्वी पर, पृथ्वी पर के कौन कौन सी चीज़ों से कार्बन मिलता है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, पृथ्वी पे कार्बन चक्र में अकार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे कि बताया कि पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी में कार्बनिक पदार्थ हैं, इनका विघटन होता है। एक दिन ये क्या हो जाते हैं, पेड़ पौधे भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका विघटन हो जाता है। उसके बाद है जीवधारियों, जो जीवधारी होते हैं उनके द्वारा श्वसन प्रक्रिया द्वारा, मैंने बताया कि हम ही क्या करते हैं भाई, आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके बाद ज्वालामुखी जो प्रक्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखी जब फटता है तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और जीवाश्म ईंधन जब आप दहन करते हो, जैसे मान लीजिए आपने पेड़ पौधे को जला दिया, ठीक है, तो वहाँ से भी क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वपोषित जो पौधे होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये लोग ये ग्रहण करते हैं, यानी कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो कार्बन चक्र में ध्यान रखेंगे, लिखा हुआ है वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखना, इसका काम होता है कार्बन चक्र का। कार्बन तत्वों का जो वायुमंडल में संतुलन है, इसको बनाए रखना, ये बात आपको याद रखना है। तो मैंने ये बताया, कार्बन हो गया अभी। इसी प्रकार आप देख लीजिए जल चक्र को, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, ताकि आप प्रश्न जो होंगे वो आप आसानी से हल कर पाओ। जल चक्र में देखो क्या है भाई, आपका देखो जल जो मिलता है वो मिलता है आपका जल का अंतःस्रावन। तो इसके ये जब अंतःस्राव होगा तो कहाँ चला जाएगा, भूमि में चला जाएगा, इसको बोलेंगे भूजल, ठीक है, ग्राउंड वाटर बोलते हैं इसको। और वैसे कहाँ पर पाया जाता है, आप देखेंगे सतह के ऊपर भी मिलता है, नदियों में मिलता है, समुद्र में मिलता है। इससे क्या होता है, देखो पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है, क्या होता है, उससे वाष्प उत्सर्जन होता है, ठीक है जी। कैसे होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है, जो एक्चुअली क्या होता है, जो सनलाइट पड़ती है ये क्या करती है, ये गर्म करती है, ठीक है।
पेड़ क्या करती है, ये आपके जल को आपका गर्म करती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपका जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है, आपको याद रखना है, वो क्या निभाता है, सूर्य की किरणें। इससे क्या होगा, तो जल क्या होगा, ऊपर उठेगा, और जल ऊपर उठेगा, वाष्पीकरण होगा, तो इससे क्या होगा, बाद में जाके बादलों का निर्माण होगा। और बादलों का निर्माण जब आपको पता है कि ऊपर होता है, तो ऊपर जब हम जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो तापमान कम होता है, और जैसे जैसे और जब ऊंचाई पे जाता है तो और तापमान कम होता है। तो इससे क्या होता है, जो जल के कण है वो धीरे धीरे पास पास क्या आ जाते हैं, वो आ जाती है। तो इसको बोलते हैं संघनन प्रक्रिया। ठीक है, संघनन प्रक्रिया होती है, और संघनन प्रक्रिया से यानी कि बूंद बनने लगती है, और वो बूंद क्या करती है, नीचे गिरने लगती है। वो ओलों के रूप में, अगर वो मोटी होती हैं बूंदें तो ओले पड़ जाते हैं। ठीक है, और ये वर्षा के रूप में आते हैं, और वो वर्षा पड़ता है तो फिर से वो क्या होता है, ग्राउंड लेवल पर चला जाता है, पर्वतीय पहाड़ों से होकर नदियों में चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा जल चक्र होता है। मुझे लग रहा है प्यारे दोस्तों, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं। हम देख लेते हैं प्रश्न को। खैर, यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करिए। प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, ठीक है, तीसरा है जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। और लिखा है उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं हैं जिससे पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जुड़ती है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड, एक बात बताओ, जुड़ती है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रकाश संश्लेषण से कोई मतलब है इसका, प्रकाश संश्लेषण से तो पौधे जो होते हैं वो अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है ना, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या कौन कौन आ जाएंगे भाई, श्वसन, यानी कि हम जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन क्रिया द्वारा छोड़ते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ये क्या करते हैं दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, मैंने इसको क्यों काट दिया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे तो दोस्तों क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जोड़ी नहीं जाती, यानी कि वो छोड़ते नहीं, क्या कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो यानी कि श्वसन क्रिया द्वारा जुड़ती है, ठीक है, नेचर में। और क्या है, जैव पदार्थों को जब आप अपक्षय होता है, पेड़ पौधे गल सड़ जाते हैं तो उससे निकलता है। ठीक है, और ज्वालामुखी क्रियाएं जब होती हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार, 2011 में पूछा, फिर से रिपीट कर दिया 2014 में। इसका आंसर क्या हो गया, इसका मतलब है 2, 3 और 4 इसका आंसर होगा। खैर, उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। तो बताइए, अभी मैंने बताया प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बताता, उत्तर प्रदेश ने फिर से पूछ दिया इसको, है ना। उसके बाद आप अगला देखेंगे, तीसरा प्रश्न के बाद इस तरफ देख लीजिए, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में होती है, कार्बन चक्र में होती है, हाइड्रोजन चक्र में होती है, जल चक्र में। मैंने बताया ना किस में होती है, जल चक्र में। क्योंकि पहले क्या करता है, जो सौर विकिरण आती हैं वो क्या करती हैं, आपके वाष्पीकरण में क्या करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण ये होगा, जल चक्र हो जाएगा। चौथा देखेंगे, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। भाई वर्षा किसी क्षेत्र में कितनी होगी, ये किस पर निर्भर करेगा, हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, या तापक्रम पर। मेरे प्यारे दोस्त, ये किस पर निर्भर करेगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि वायुमंडल में उस क्षेत्र में क्या है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कितनी है, नमी कितनी है। तो आपको याद रखना क्या हो जाएगा, नमी पर हमेशा निर्भर करेगा। उसके बाद देखेंगे, कई प्रतिरोधी पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि, प्रतिरोधी पौधे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिरोपित पौधे। प्रतिरोपित का मतलब है, मान लो जैसे धान होता है या फिर कोई भी पौधा है, जैसे मान लो कोई, यहाँ पर आपने छोटे पौधे देखे होंगे, आपने उसको यहाँ से हटाकर किसी और जगह पर लगाया, तो कई बार क्या है कि वो उग नहीं पाते। प्रतिरोपित कर रहे हो आप इनको, यहाँ से लगा के किसी दूसरी जगह पर लगा रहे हो, तो वो क्यों नहीं उग पाते, उसका कारण पूछ रहा। क्योंकि ए दे रखा ऑप्शन, नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते, यानी कि जो नई जगह मिट्टी है जहाँ पर आप बो रहे हो, खनिज पदार्थ नहीं होते, खनिज पदार्थ। उसके बाद लिखा है अधिकांश रूम मोल, लिखा हुआ है नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। भाई ये वाला देखते हैं। अगला देखा है, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। चलो जी अगला देखते हैं, प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। भाई पत्ती से क्या ले रहा है, मूल रोम, यानी कि दोस्तों उनकी जो जड़ें हैं। मान लो जब आपने यहाँ से उखाड़ा था तो दूसरी जगह पर लगाया, तो दोस्तों क्या होता है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होती हैं, उनकी जो मूल जड़ें होती हैं ना, जो वो क्या हो जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। और आपने देखा होगा कभी भी क्या करते हैं, जब हम पेड़ को एक जगह से ले जाते हैं तो वहाँ पर उसकी जो जड़ें होती हैं वहाँ पर कुछ मिट्टी लगाते हैं, क्योंकि वो जो मिट्टी है उस मिट्टी में पाए जाते हैं वो मूल रोम जड़ों के साथ।
तो वो नष्ट हो जाती है दोस्तों। इसका आंसर होगा 5। तो मुझे लग रहा है ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। इसके बाद आपका अगला है यहाँ पर चैप्टर वायुमंडल। वायुमंडल से संबंधित भी देखेंगे भाई वायुमंडल में क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, चलो वायुमंडल में थोड़ी सी चीज़ों को पहले जान लो आप। एक्चुअली क्या है, जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ, इसको समझिए, इसको बोलते हैं मैटर। मैटर मैटर मतलब क्या होता है, पदार्थ। ये दोस्तों 3 तरह का होता है। मैटर के जो ना वर्गीकरण है, एक को बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट मतलब दोस्तों तत्व। ठीक है। एक को बोलते हैं कंपोनेंट, यानी कि आपको मैंने बताया क्या है ये, यौगिक बोलते हैं। ठीक है। और एक ये हो गया आपका मिश्रण। ठीक है, एलिगेट जो भी है, एलिगेशन जो भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया तत्व, तत्व, यहाँ पर हो गया आपका यौगिक, यौगिक, और यहाँ पर हो गया आपका तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम मिश्रण, मिश्रण। दोस्तों इनमें क्या अंतर है, मैं कह रहा हूँ कि जो आपका पदार्थ होता है, पदार्थ यानी कि मैटर 3 प्रकार का होता है। इनको 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तत्व जो होता है दोस्तों वो एकदम पदार्थ का सरल रूप है और इसका उपविभाजन नहीं होता। उपविभाजन, सब डिवीजन, विभाजन इसका नहीं होता है प्यारे दोस्तों, इसका उपविभाजन नहीं होता है। क्लियर। यौगिक जो होते हैं इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं दोस्तों, इसमें आपके तत्वों से मिलकर बना है। 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है यौगिक। लेकिन ये 2 या 2 से अधिक तत्व तो ठीक है, एक फिक्स फिक्स किसमें, फिक्स अनुपात में होने चाहिए दोस्तों। ये फिक्स्ड आपके अनुपात मतलब रेशियो में होने चाहिए। मिश्रण क्या होता है, जहां 2 या 2 से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं, लेकिन किसमें, फिक्स नहीं, अनिश्चित अनुपात में। तो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। यौगिक हमेशा क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होंगे, लेकिन फिक्स अनुपात में। ठीक है, जैसे मान लो कि कुछ परसेंट बताए, इसका एकदम फिक्स होगा कि जैसे मान लो 10% एक चीज़ होगी और 5% एक चीज़ होगी, तो फिक्स होगा। लेकिन प्यारे दोस्त जो मिश्रण होता है उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, और कोई भी फिक्स मात्रा में नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जो वायु है वो क्या है, वो तो आपका गैसों का मिश्रण है ना। क्या है वो गैसों का एक मिश्रण है, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्या है, गैसें हैं और वो विभिन्न किस्में हैं, अलग अलग क्या है आपके परसेंटेज में, तो उनका कोई फिक्स अनुपात नहीं है। देखेंगे जरा, इसको आप समझ लीजिए। तो ये बता रखा भाई, इसको देख लो आप। जैसे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि भाई पृथ्वी पर जो है, आप देखो ये शुष्क जो वायु होती है उसमें नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन कौन सी गैस मिलती है, तो नाइट्रोजन 78.8, ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है। उसके बाद दूसरे, इसकी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है भाई, कम से कम आपको 4 की याद रखना है। तो पहले पर हो गया ऑक्सीजन, पहले पर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिलता है शुष्क हवा में। उसके बाद दूसरे पर है आपका ऑक्सीजन 20.95। ठीक है। उसके बाद ऑर्गन मिलता है 0.93%, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.036%। और उससे बाद कौन कौन से हैं, इनको बस एक बार नाम पता होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना है इनकी जो परसेंटेज है, ये ज़रूरी नहीं है। तो नियॉन भी इसमें होता है, हीलियम भी होता है, क्रिप्टॉन भी होता है। ठीक है। हाइड्रोजन भी होता है और आपका जीनॉन भी होता है। तो ये इसमें आपको याद रखना है। ठीक है। खैर ये था, अब इससे संबंधित देख लो भाई, प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से थे इससे जुड़े हुए प्रश्न। देख लेते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला ही प्रश्न पूछ लिया, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं आप बताइए। तो गैसों के समूह को वायुमंडल बोलते हैं ना। गैसों का समूह जो है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल। उसके बाद आगे देखेंगे, वायु क्या है बताइए भाई, वायु क्या है। वायु कोई तत्व है क्या, यौगिक है क्या, नहीं, मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे क्या है, गैसों का समूह है। उसके बाद देखेंगे तीसरा, इनमें से बताइए कौन सी वायु में नहीं पाई जाती, कौन सी गैस वायुमंडल में या वायु में नहीं मिलती है। बताइए, हीलियम मिलती है, आर्गन मिलती है, नियॉन मिलती है, बिल्कुल मिलती है, लेकिन रेडॉन नहीं मिलती। ध्यान रखना, एक रेडॉन क्या है दोस्तों, एक रेडियो एक्टिव तत्व है ये। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही कम मात्रा मिलती है, मिलती नहीं है। तो ये तो मिलते हैं हीलियम वगैरह, ये नहीं मिलती रेडॉन। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा बता दीजिए। आसान प्रश्न है दोस्तों, क्या है, 78%, 78 पॉइंट ये बता रखा है मैंने। ठीक है, कुछ 08%।
फिर से देखो जी, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है, फिर से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सी मिलती है भाई, नाइट्रोजन हो जाएगा उसका आंसर। उसके बाद देखेंगे आप, हवा में जिस गैस की सर्वाधिक मात्रा होती है, बता दीजिए फिर से, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप अगला, इस तरफ आ जाइए, 7वां प्रश्न देखेंगे, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी, बताइए भाई। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना है, वो ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। क्या हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना है, पेड़ पौधों को अगर समाप्त कर दिया जाए तो ऑक्सीजन खत्म, और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ऑक्सीजन कोई जीव जंतु ग्रहण करते हैं तो जीव जंतु भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखना है, इसीलिए ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, जीवनदायी गैस। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे नहीं करते, यानी कि पेड़ पौधा का नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, बिल्कुल है भाई ये तो, ठीक है, ये तो करते हैं ना। सौर का अवशोषण, पेड़ पौधे सौर का अवशोषण करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। वायु का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण बताइए क्या करते हैं, पेड़ पौधों का नहीं, वायु का प्रदूषण नहीं, ठीक है, ये जो है गलत है। ऑक्सीजन की विमुक्ति, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बिल्कुल छोड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वायु का प्रदूषण। दोस्तों वायु का प्रदूषण करते नहीं है ये, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, आपको देखा होगा कि हमेशा आप देखेंगे कि सड़क के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। हरे भरे पौधे, ठीक है, ये ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। तो हमने ये देखा भी अभी तक, फिर हम अभी आगे भी देखेंगे पर्यावरण सुरक्षा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं और चीज़ों को। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों को, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को दोस्तों, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पूरी की पूरी आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा पहले तो, यानी कि हर दिन आपको एक वीडियो मिल जाएगा यहाँ पर, 1 से 2 वीडियो, यानी कि बहुत जल्दी हम इसको ख़त्म कर लेंगे। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ आ रहा है आपका, आरओ उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी हम बता रहे हैं यहाँ साथ साथ में, ठीक है जी। तो ये पूरा पूरा एनवायरनमेंट हम खत्म कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।